सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने आज आपको आईएफएस ऑफलाइन बेच के एक ऐसे अचीवर से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने सीएसआर नेट की एग्ज़ाम में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जानते हैं यहाँ पर भरत शर्मा से। हेलो भरत, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग आप रहा है कैसे आपको सर? आफ्टर क्वालिफाइंग जीआरएफ? सर ये तो काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए, और साथ ही साथ अनबिलीवेबल भी है कि ये जो जर्नी थी मेरी फाइनली यहाँ तक एक माइलस्टोन तक पहुँच गई। कैसी थी आपकी जर्नी में जानना चाहता हूँ। क्या किया आपने इस जर्नी के अंदर, मतलब ऐसा कुछ यूनिक जिससे कि जीआरएफ की सफलता आपको हासिल हो चुकी है? तो बेसिकली सर, जैसे आईएफएस वालों ने, हमारे टीचर्स ने, फैकल्टीज ने और स्टूडेंट्स जो गाइडेंस होते सीनियर्स है, उन लोगों ने बताया वैसे वैसे करते गए, और फिर इस तरह हम यहाँ पे पहुँच गए। तो बेसिकली यही था कि जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय कुछ पता नहीं था। पहली बार जब आए थे तो कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि अच्छा सिलेबस किस तरह से यहाँ कवर होता है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारे यहाँ आने के बाद पता चला। तो उस चीज़ को फॉलो करते गए, मेंटर्स थे उनको फॉलो करते गए, और फिर इस तरह से ऐसे हुआ सर। आपका मास्टर्स कौन से ईयर में हुआ था और कौन से सब्जेक्ट में हुआ था, एक बार मैं जानना चाहूँगा। सो मेरा मास्टर्स सर बायोटेक में था, और मैंने 2021 में ही किया था। उसके बाद मैं फिर मन बनाया कि मुझे ये करना है, तो मैं ज्वाइन कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर ज्वाइन किया था यहाँ पे थोड़े दिन के बाद। तो इस तरह से जब आईएफएस के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन करके एक बार करना चाहिए अच्छे से प्रिपरेशन। तो फिर ही अपने आप को समझ सकते हैं कि कितने पानी में हैं हम। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने, हाँ, तो ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। घर वालों ने भी बोला था कि एक बार ट्राई करो। अगर ऑनलाइन तो क्या है कि घर से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि आप घर पे उतना डेडिकेटली नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन में एक बार आप करके देखो, वहाँ के बच्चे रहेंगे, वहाँ पे टीचर्स आपको पर्सन इन पर्सन आपको एक गाइडेंस दे पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था, और फिर ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद इस तरह से मेरा जो है सो प्रिपरेशन चालू रहा। आपको आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? सर आईएफएस के बारे में ना मुझे तो अ, इंटरनेट के थ्रू ही पता चला था। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था किसी फ्रेंड के साथ जिससे मैं बात करके ऐसे आया हूँ। बट मैंने ट्राई किया था कि ऐसी कौन सी जगह है या कौन सी इंस्टीट्यूट है जो ये करवाती है प्रिपरेशंस सीएसआई नेट के लिए। तो मैंने देखा था कि आईएफएस वन ऑफ द काइंड है कि जो ये करवाती है। तो फिर मैंने अप्रोच किया था, ऑनलाइन ही सारे फॉर्म फिल किए थे, जैसे कि अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है। तो उसी तरह से फिल किए थे। फॉर्म फिल करने के बाद सामने से कॉल आया कि आपने कुछ फॉर्म फिल किया है इस रिगार्डिंग। तो मैंने कहा यस मैडम, मैंने फॉर्म फिल किया है। तो उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया कि अच्छा अच्छा क्या क्या किया आपने, क्या नहीं किया, वो इस बेसिस पे फिर मैंने उनको सारा कुछ डिटेल बताया अपना। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, सो ये बैचेस ऐसे स्टार्ट होने वाली है, तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो गाइडेंस भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहा है जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त। तो उस टाइम उन्होंने मुझे पूरा फुल गाइड किया कि कैसे आना है, कहाँ लोकेशन है ना, फिर आपको रहने खाने, ये सारी चीज़ें भी बताई गई थी जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो। अच्छा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जब आप यहाँ पर आए तो उस वक्त आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान था कि मुझे ये सब्जेक्ट करने हैं, या कुछ ऐसी गाइडेंस जो कि टीचर्स के थ्रू आपको शुरुआत में मिली हो? ओके, सो सर बेसिकली जब मैं आया था तो टोटली ब्लैंक था कि मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। एक तो इतना लेंदी सिलेबस है इसका, तो वो देख के ही डर लगता है पहले कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, ऐसे सोच आती है हमारी।
बट होता क्या है कि जब मेंटर्स आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं या आप फिर अपने कलीग्स को देखते हो कि वो कैसे कर रहे हैं, तो फिर एक एक कॉन्फिडेंस आता है, एक स्ट्रेंथ आता है कि जिसकी वजह से आप करना शुरू कर देते हो। जैसे ही एक यूनिट होना शुरू हो जाता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट होता है कि अच्छा, ये यूनिट इस तरह से है तो कोई ज़्यादा टफ लग नहीं रहा है। कुछ यूनिट्स होंगे जो बच्चों को अलग-अलग टफ लगता होगा। मुझे बेसिकली बोले तो मेरा पहला जो यूनिट हुआ था, वो था सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी मेरा पहले से ही ज़्यादा फ़ेवरेट रहा है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, वो चीज़ थी। फिर मैंने कभी इकोलॉजी इवोल्यूशंस को कभी अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं था। तो वो सारी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी टफ लगी थी, लेकिन दूसरे को वो बहुत ही ईज़ी लगती है। मेरे जो कलीग्स थे उनसे बात करने के बाद पता चलता था कि ये तो काफ़ी ईज़ी टॉपिक है या यूनिट है, जो तुम्हें टफ लग रहा है, और मेरे लिए वो टफ था। तो सबका अलग-अलग होता है सर। तो मुझे ऐसा था कि प्रिपरेशन के दौरान पहले मेरे लिए ये था कि सबसे पहले मेरे लिए ईज़ी आया, जो मेरा मनपसंद था, वही आया। तो मुझे थोड़ा आसान लगा कि हाँ, ठीक है, मैं करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, शायद हो जाएगा। और फिर मैं वैसे छोटे-छोटे टॉपिक्स जो मेरे पसंद के थे, वो मेरे सीक्वेंस में आते गए और फिर मैं उस तरह से प्रिपरेशन कर रहा था। तो बेसिकली मुझे ऐसा तभी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, जो काफ़ी टफ होता है, बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, तो वो था। फिर इवोल्यूशन जो कि बहुत ईज़ी है दूसरों के लिए, मेरे लिए थोड़ा टफ था, तो वो था। और इकोलॉजी ये सब सारे जो थे, वो मुझे समझने में, और क्योंकि मैंने पहले पढ़ा नहीं था वो, तो मुझे टाइम लगा उसको करने में। बट डेफ़िनेटली इकोलॉजी इवोल्यूशन काफ़ी स्कोरिंग सब यूनिट है, वो करना पड़ता है, वो करना ही चाहिए लोगों को। तो मुझे वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी। मुझे ये भी बताया गया था, और मैंने क्वेश्चन्स भी जो पीवाईक्यू किए थे, उसमें पता चला था कि इकोलॉजी इवोल्यूशन काफ़ी स्कोरिंग होता है और उसमें क्वेश्चन्स भी बहुत सारे आते हैं। और जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन्स बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे नहीं हम छोड़ सकते। इसलिए उसको मैंने गो थ्रू किया बाद में, अच्छे से किया। एक बार नहीं हुआ, फिर दूसरी बार भी ये पढ़ाई करके, दूसरी बार भी लेक्चर्स करके, ऐसा नहीं है आईफास में आपको कि एक ही बार आपने कर लिया तो हो गया। दूसरी बार भी मौका मिलता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो वो सारी स्ट्रैटेजी थी, वो सारे जो एडवांटेज थे आईएफएस में, वो सारा मैंने यूज़ किया, और उसके बाद जो है सो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा था सर। तो अच्छा। बेसिकली मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि हाँ। हाँ। और अधिकतर बच्चों के ऐसे मतलब थॉट्स होते हैं, जैसे कि आफ्टर वो एमएससी मास्टर्स के बाद में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हमारे पास आगे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें जॉब ही करना चाहिए। जैसे कि आप भी जॉब में ही राइट, थे, आपने जैसा मुझे बताया। राइट, तो सबसे राइट, ज़्यादा राइट। मेजर डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है जब हम अपनी जॉब को स्कीप करके हम अपने आगे करियर में कुछ करना चाहते हैं। तो वो डिसीजन आपने क्या सोच के लिया था, मतलब उस वक्त पर आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था? सर मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मैं ऐसा था कि अपने कॉलेज में भी ठीक-ठाक था पढ़ने में, अच्छा था पढ़ाई करने में। और मेरा एक जो टीचर्स के प्रति जो मेरा लगाव था, तो वो टीचर्स मुझे बोलते थे कि नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए। ये मुझे गाइड मिलता था कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, ये पीएचडी करो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम कर सकते हो। तो ये जो एक तरह के फैक्टर्स वो हमें देते थे कि हाँ, तो वो चीज़ भी था, और साथ-साथ मैंने जॉब किया, तो जॉब में मुझे मेरे मनपसंद का काम नहीं मिला। वो मैंने बस जॉब करने के लिए करा था, बाकी वो ऐसा नहीं था कि मैं उसमें अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे मेरा जो मनपसंद है, मैं जिसमें अच्छा कर पाऊँगा, वही करनी चाहिए। तो उस टाइम उस जॉब को मैंने क्विट किया, और फिर मैंने पढ़ाई को ये कंटिन्यू करने का सोचा। तो तभी मैंने कंटिन्यू किया, और उसके बाद जो है सो इस तरह से हुआ सर। सो आपका रिजल्ट क्या रहा? वैसे मैं रिजल्ट भी जानना चाहूँगा। जी, पक्का सर। मेरा रिज़ल्ट था सर 172 रैंक है मेरा ऑल इंडिया जेआरएफ। सीएसआर जेआरएफ के थ्रू। यस सर। तो आपने, जैसे आप ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, तो अधिकतर ऑफलाइन आने के बाद में कैसे आपने टाइम मैनेज किया यहाँ पुणे आकर, कि जैसे क्लासेस आपकी कब से कब तक होती थी, एंड देन उसके बाद में आप ऐसा क्या करते थे, बैकलॉग कब पढ़ते थे? वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा बस। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है सर, कि शुरुआत में तो यही होता है कि आपको लेक्चर्स से फुर्सत ही नहीं मिलती है,
इतना एंगेजिंग होता है लेक्चर्स, एक टाइम में आपको लेक्चर्स करते टाइम 2-2 लेक्चर्स होते हैं कंटिन्यू, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो आपको शुरुआत में टाइम नहीं मिलती। लेकिन हाँ, जैसे ही आपका हाफ हाफ सिलेबस 1/3 या हाफ सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर आप समझ जाते हो कि आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो वही हुआ, शुरुआत में तो मैं नोट्स भी बना नहीं पाता था एक्चुअली, सच पूछिए तो, कि नोट्स बनाने में यही होता था कि छूट जा रहा है, लिखते जा रहे हैं, छूट जा रहा है। तो उसके लिए भी टाइम मिलता था। बाद में हम काउंसलिंग करते थे, जो भी फैकल्टी होते थे उनसे, और फिर उनसे बात करके वो या तो फ्रेंड्स के नोट लेकर के या फिर सर टीचर्स ही बता देते थे कि ऐसे करके आप कर सकते हो, तो वो तरीका था। दूसरा था कि ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब ये खत्म हो गया थोड़ा सा, नोट्स सारे बन गए और रिविजन्स भी होते थे। हर संडे को टेस्ट तो होता ही है, यूनिट टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट होता था, फिर यूनिट टेस्ट भी होता था, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती थी, तो अपने आप को हम आँक पाते हैं कि कितने पानी में है एक्चुअली, तो वो चीज़ होता था। तो धीरे-धीरे इस तरह से प्रिपरेशन बूस्ट होने लगी, और फिर जैसे-जैसे ये लेक्चर्स के प्रेशर्स कम हुए, तो टाइम थोड़ा मिलना शुरू हो गया, और जैसे ही टाइम मिलता था तो फिर लाइब्रेरी जॉइन करते थे। वहाँ पे फैसिलिटी है आईफास में ये चीज़ कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पे आप लाइब्रेरी भी जॉइन कर सकते हो। तो ये चीज़ होता था, सॉरी। फिर फिर ये होता था कि हम लोग लेक्चर्स करते थे, पहले मॉर्निंग में ही लेक्चर होता था, तो लेक्चर्स करते थे। लेक्चर करने के बाद फिर लंच का टाइम हो जाता था, लंच करने जाते थे, लंच करके आते थे, फिर लाइब्रेरी में बैठे रहे। लाइब्रेरी का टाइम 11 सम टाइम 12 भी हो जाता था। तो उतने देर तक लाइब्रेरी में बैठे रहे, शाम को फिर डिनर का टाइम हुआ तो डिनर कर लिए, और इस तरह से वही मतलब पूरे दिन आईफास के कैंपस में ही बीत जाता था। सिर्फ सोने के लिए हम घर जाते थे या रूम पे जाते थे, जहाँ हम रहते थे। बाकी टाइम पूरे टाइम आईएफएस में, आईएफएस के कलीग्स के साथ, मेंटर से पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन करने में, उनके साथ अपना डाउट सॉल्विंग में, इसी सब में चला जाता था। तो यही होता था सर, इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट होता है। चलो बहुत बढ़िया। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा अब कि अब क्या सोचा है, आगे क्या करना है अब? डेफिनेटली सर, आगे तो सीएसआर नेट क्वालिफाई होने के बाद पीएचडी के लिए अप्रोच कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी प्रोसेस तो शायद ऑनगोइंग ही है। कुछ-कुछ जगह जो है सो अभी चली गई है पीएचडी के लिए, बट साथ-साथ में दूसरे जगह भी ऑप्शंस देख रहा हूँ कि जो भी ऑप्शंस मिलेंगे उसके साथ आगे बढ़ूँगा सर। तो ये सारी प्रोसेस है, अभी कर रहा हूँ। ओके, चलो तो बहुत यस। बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन भरत, आपको हमारी तरफ से वापस है। एंड देन सभी लोगों ने ये चीज़ तो सुनी ली होगी कि आखिरकार सफलता का राज सिर्फ मेहनत है, कि मेहनत करो तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। सभी व्यूवर्स ने डेफिनेटली। भरत के सारे वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे, और होप सो मुझे लगता है कि आपके भी लाइफ में भरत के वर्ड्स कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज लाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू भरत, थैंक यू सर। आपने हमारे थैंक यू व्यूवर्स सो मच। को ये सारी चीज़ें गाइड करी, उसके लिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूँ दूसरे लोगों से और उनको मोटिवेट कर सकूँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आईएफएस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू। ठीक।